हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ हूँ वांगशन FF लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। और गाइस, इससे पहले मैंने 2 पार्ट यानी कि 35, 36 आपके साथ शेयर कर दिया है। जिसने वो नहीं सुना है पहले उसे सुन लीजिए, क्योंकि 35 से आज मैंने शुरू किया है सुनाना। तो गाइस, अगर आपने वो नहीं सुना तो आपको ये समझ बिल्कुल नहीं आएगा। पहले वो पार्ट सुने, फिर इस पार्ट को आप सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि विभूषण और लवांगची के बीच एक बैटल होने वाली थी, और अब वो दिन आ गया था जब इन लोगों के बीच में बैटल होगी। विभूषण ने खुद को और अपने बाकी के साथियों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था उस बैटल के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे लवांगची को उसने नहीं हराया तो इस बैटल में उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से अपने प्यारे जो उसका वेन युआन है उससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी, और जो कि उसे बिल्कुल भी किसी भी हालत में ना मंजूर नहीं था, क्योंकि वेन युआन उसके लिए एक तरह से उसकी ज़िंदगी था। वो वेन युआन को खो नहीं सकता था, और बाकी उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। यहाँ पर विभूषण अपने बाकी के डीमंस के साथ रेडी होता है। वो अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर करता है, और अब वो पहुंच जाता है जहाँ पर उसे शिकार करना था। जी हाँ, वो गूसू के अंदर एक घने जंगल में आ जाता है, क्लाउड रिसेस के, जहाँ पर उसे एक यूनिकॉर्न को लेकर आना था, क्योंकि उसकी जो पूजा थी, यानी कि जो उनकी डीमंस के लिए रिलेटेड उन्होंने अपनी पूजा अर्चना करनी थी, वो रिचुअल्स इनके अधूरे रह जाएंगे अगर ये आज यूनिकॉर्न को नहीं लाया। बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट के साथ ये आ जाता है। वहाँ पर चू वेनिंग और लवांगची दोनों ही इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों जानते थे कि ये लोग कुछ ना कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं। चू वेनिंग, वांगची जो है यहाँ पर उन लोगों का आने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डीमंस के 2 लोग जाते हैं। वो 2 लोग जो थे वो उस यूनिकॉर्न को जैसे ही चुराने की कोशिश करते हैं कि तभी वो यूनिकॉर्न वहाँ पर उन्होंने नकली एजम्पशन वाला लगाया हुआ था, जबकि वो यूनिकॉर्न नहीं होता, उसका रूप बदला था, रूपांतरण किया था। तभी वहाँ पर एक डीमन चिल्ला देता है, स्कैम, यानी कि उनके साथ धोखा हुआ है, भागो यहाँ से। जिसकी वजह से वो सारे के सारे वहाँ से चौकन्ने हो जाते हैं। लवांगची और चू वेनिंग सामने आते हैं। चू वेनिंग अपनी विलो वाइन से उस इंसान को पकड़ लेता है, और दूसरे हाथ से वांगची यहाँ अपने बिचन से उन लोगों पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से पहले 2 डीमन उनसे लड़ते हैं। और वो डीमन जो थे वो इतने अच्छे फाइटर होते हैं कि वो लवांगची और चू वेनिंग को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से उनके साथ फाइट करते हैं कि जब तक इन दोनों की ही स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेंच ना हो जाए, यानी कि पूरी निचोड़ ना ले, ये लोग उनसे बहुत बुरी तरीके से फाइट करते रहते हैं। तभी चू वेनिंग को रियलाइज़ होता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कोई इंसान सक कर रहा है। तो वो देखता है कि ये जो डीमन थे वो स्माइल करते हैं। चू वेनिंग को समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, जो कि उनके साथ यहाँ पर उन्होंने नहीं छल किया, बल्कि डीमंस ने भी उनके साथ छल किया है। ये ब्लड सकर है, गोल्डन कोर सकर जो हैं डीमंस हैं, जो सामने वाले के स्पिरिचुअल कोर को पूरा अपने अंदर संभाल लेते हैं। यहाँ पर वांगची को वो कहता है कि बिचन को अंदर रखो, ये तुम्हारे स्पिरिचुअल वेपन से तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी गेन कर रहा है। और विलो वाइन को जैसे ही चू वेनिंग खींचता है, तो यहाँ पर चू वेनिंग की जो विलो वाइन थी, यानी कि तियानवेन, उसे वो डीमन अपनी तरफ खींच लेता है। चू वेनिंग के हाथ से जो वो विलो वाइन छूटती है, तो चू वेनिंग बहुत दूर जाके गिरता है। इतनी दूर जाके गिरता है कि यहाँ पर एक तिकोना सा, बहुत ही अजीब सा पेड़ कटा हुआ था, जिस पर जाकर जब वो गिरता है तो उसके हाथों पे बहुत बुरी तरह से गहरी तरीके से चोट आती है। उसके बाजू पूरी खून से भर गई थी। यहाँ पर वांगची यहाँ पर चू वेनिंग को सहारा देने जाता है कि पीछे से वो लोग वांगची पे भी बुरी तरह से अटैक करते हैं। वो सबसे पहले वांगची के घुटने पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वांगची नीचे गिर जाता है, और दोनों डीमन उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पर सामने से हीलिंग पेट्रियार्क आता है, और हीलिंग पेट्रियार्क कहता है, ओह, तो यहाँ पर 2 कल्टीवेटर आए हैं। वो मन में सोचता है कि इन दोनों में से किसको मारना था। यहाँ पर विंग को समझ में नहीं आता कि उसे किसको मारना है। अंकल ने उसके फादर ने, सैटर्न ने उसे टारगेट दिया था, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो इंसान कौन होगा, रिबन वाला या बिना रिबन वाला। यहाँ पर विभूषण जो था वो गलती से किसी और को मार जाए और सैटर्न और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो इशारों से लवांगची के एक हाथ की तरफ बहुत बुरी तरह से कांटा मार देता है, जिसकी वजह से लवांगची के सीधे हाथ पे से खून निकलने लगता है। उसने लवांगची के उस हाथ पे पूरी तरह से वार किया था, जिस हाथ से वांगची जो है वो अपनी बिचन को चलाता है। लवांगची फिर भी अपनी बिचन को समन करता है, जो कि उसके हाथ में आ जाती है।
यहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क भी अपनी तलवार से वांगजी को बुरी तरह से वो उसके पेट में ज़ोर से देके मारता है। लेकिन जब वांगजी की आवाज़ सुनता है वो और वांगजी का ऊपर चेहरा देखता है तो उसे एकदम से धुंधला सा कुछ याद आता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी एक इंसान पीछे से आता है और कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क क्या हुआ आपको? हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, कोई बात नहीं, फोकस करो, फटाफट से यूनिकॉर्न्स को लेके जाओ। वहाँ पर से वो 2 यूनिकॉर्न पूरी सेना लेके आए हुए थे जो कि यूनिकॉर्न को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जब यहाँ पर एक इंसान की आंखों में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई जाना पहचाना है। और यहाँ पर उसकी खुशबू भी उसे जानी पहचानी लगती है। वांगजी की खुशबू विंग के सिर में बहुत तेज़ से लग रही थी। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर मानो फट ही जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था ये इंसान उसे कुछ अजीब सा एहसास दिला रहा है। उसके सामने जैसे मानो फ्लैश लाइट में सारी चीज़ें चलने लगती हैं। यहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क गिरने वाला होता है कि तभी एक सिलेंडर सा हाथ आके उसकी कमर पे लगता है और वो इंसान हवा के तेज से भी ज़्यादा गति में उड़कर विंग को वहाँ से ले जाता है, जबकि विंग बेहोश होने वाला था। विंग की ये कंडीशन देखकर 2 मिनट के लिए सारे के सारे वो चक्के रह गए थे कि आखिर विंग को क्या हुआ है। लेकिन सबने अपने आप को काम डाउन किया, कंपोज किया और फिर विंग की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उन्होंने अपने टारगेट को बहुत अच्छे से पूरा किया। अब जो उनका मालिक था वो उन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था। यहाँ पर विंग को एक तेज़ी से मूव करता हुआ बंदा आता है और फटाफट अपने साथ ले जाता है। आखिर ये बंदा कौन है जो विंग को अपने साथ ले गया? यहाँ पर वांगजी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था क्योंकि उसके पेट में एक तलवार घोंप दी गई थी। चू वेनिंग जो कि अनकॉन्शियस हो गया था क्योंकि उस पेड़ की जो नोक थी उसने उसकी पूरी बाजू और एक साइड से चेस्ट छील दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से नीचे जाके गिर गया था। और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा धुआं छोड़ा था जिससे दोनों के दोनों यानी कि वांगजी और बाकी सब भी बेहोश होके गिर गए थे, चू वेनिंग भी। और यहाँ पर वो सारों ने अपनी नाक पे कपड़ा ढका हुआ था और पहले ही ऐसी दवाइयाँ खाई हुई थी जिससे उन पर कोई भी असर ना हुआ। यहाँ पर वांगजी और सब जब बहुत देर तक नहीं आते तो सबको चिंता होने लगती है। वांगजी पहरा दे रहा था लेकिन अभी तक ना आने के, क्योंकि शाम ढल चुकी थी और रात होने जा रही थी, सबको अब इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि चू वेनिंग को ढूंढने के लिए मोरन निकल आता है और वांगजी को ढूंढने के लिए शिचन और चिरन दोनों ही आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वांगजी और जो हमारा चू वेनिंग है वो बहुत बुरी तरह से लहूलुहान पड़े हैं। यहाँ पर चिरन और शिचन, यहाँ तक कि मोरन की भी आंखें कांप जाती है कि ऐसा कौन इंसान था जिसने इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड किया है, क्योंकि वांगजी ऐसा इंसान नहीं था जिसे इतनी आसानी से पागल बनाया जा सके। लेकिन वो लोग ब्लड सकर थे जिन्होंने इनकी ऑलमोस्ट 50% जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे सक कर लिया था। और अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी और एक लेवल तक गिरती तो शायद उन लोगों के मूव जो इतने भयंकर थे उनसे इनको की डाइवर्शन भी हो सकता था। यहाँ पर चिरन, शिचन और मोरन तीनों डर गए थे। मोरन ने अपनी बाहों में चू वेनिंग को उठाया और चिरन और शिचन ने अपनी बाहों में अपने भाई को उठाया और ये लोग भागकर इन्हें क्लाउड रेसेस में लेके आए, इनके स्कूल में लेके आए और स्कूल में फटाफट से इन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया ताकि वैद्य आकर इन लोगों का इलाज कर सकें। यहाँ पर शिचन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मोरन की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे कि उसके प्यारे शिजुन की ये हालत हो गई। वो कसम खाता है कि जिसने भी उसके प्यारे शिजुन की हालत की है वो उन सबसे बहुत तगड़ा बदला लेगा, उनको चुन चुन के मारेगा। यहाँ पर मोरन को बहुत गुस्सा आ रहा था। मोरन अब अपने शिजुन को होश में देखना चाहता था। जैसे ही उसके शिजुन होश में आएंगे, उन्हें कुछ बताएंगे, उसके बाद इस दुश्मन की खैर नहीं। मोरन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि गुस्से से जब वो मुट्ठी बंद करता है ना तो मुट्ठी की भी कड़कड़ आवाज़ें आती हैं। मोरन को चू वेनिंग के अलावा इस दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसके लिए उसके जो शिजुन थे ना, यानी कि उसका जो प्यार है चू वेनिंग, वो सबसे ऊपर है। और ऑब्वियस ही बात है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चू वेनिंग ने लाइफ में, मोरन ने और चू वेनिंग ने लाइफ में इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखी, इतना ज़्यादा सब कुछ सहा कि उसके बाद वो कभी भी चू वेनिंग जैसे इंसान को अपनी लाइफ से खोते हुए नहीं देख सकता। और जब आज अनकॉन्शियस हालत में उसके सामने चू वेनिंग होता है तो उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे होते हैं। उसके लब जो थे वो काँप रहे थे और वो मन में सोच रहा था कि जिसने भी ये सब किया ना उसको मैं जान से मार दूंगा। मोरन अपनी जगह गलत नहीं था, लेकिन वो अभी जानता नहीं था कि कौन है ये, किस इंसान ने उसे
इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाई है, कौन है जो इसके साथ ऐसा कर रहा है। मोरन का खून तो बहुत ज़्यादा खोल रहा था, लेकिन वो अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था जब तक अथॉरिटीज़ उसे उसे किसी भी चीज़ के लिए, जांच के लिए ना बोले। मोरन वहाँ पे कहता है कि मैं इस इंस्पेक्शन का पार्ट बनना चाहता हूँ और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि किसने क्या किया, और मुझे अथॉरिटी दें कि मैं उस इंसान का भी उतना ही नुकसान कर सकूँ जितना कि उन्होंने हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय परिषद का किया है। चू वेनिंग इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस था, सब थोड़ी देर के लिए डर गए थे। इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट 50% से ऊपर उन लोगों ने अपने अंदर संजो ली थी। और चू वेनिंग के जो तियानवेन था उसे समन करने के टाइम चू वेनिंग ने जिस हाथ का इस्तेमाल किया उसी हाथ पे उसे भी लगी, लंजा को भी लगी, और लंजा के तो पेट में भी छुरा घोंपा गया था। ये सारे मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर इतना क्रूल कौन था और इतना ज़्यादा शक्तिशाली कि दो, चू वेनिंग और लंजा जैसे इंसान के साथ कोई फाइट कर सके। लंजा यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। वो अपने अंकल को अगर कह दे कि वो विंग था तो मोरन तो विंग को शायद मार ही डालेगा, लेकिन उसे अभी कुछ नहीं पता कि वो इंसान कौन था। उसे वो विंग जैसा ही लगा, बहुत फेमिलियर, जैसे मानो विंग उसके बिल्कुल करीब आकर बोल के गया हो लंजा। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि चू वेनिंग यहाँ पर बिल्कुल मूर्छित पड़ा था, बेहोश। लंजा भी अपने कॉन्शियसनेस में नहीं था। लंजा भी सब कुछ अपने दिमाग में सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग उसे पुकार रहा हो, कह रहा हो, लंजा प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन लंजा ये सारी चीज़ें एज्यूम कर रहा था क्योंकि उसे दवाई का नशा दिया गया था जिससे उसका पेन थोड़ा कम हो। लंजा या बेहोशी में भी विंग का नाम ले रहा था। उसके अंकल और ब्रदर को बहुत दुख लगता है कि उनका भाई किस तरह से विंग को याद कर रहा है, जिसका कोई अता पता ही नहीं। पिछले 7 साल में वो कहाँ गया, किधर छू मंतर हो गया, किस जगह उसे रखा गया है, कैसी हालत में, कैसी कंडीशन में वो रह रहा है। उसके अंकल और ब्रदर को कुछ नहीं पता। विंग सिर्फ नाम के लिए अब उनकी याद में समा कर रह गया था। हकीकत में उनके लिए विंग शायद बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका, शायद वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे हो गए हैं। उन्हें अब उम्मीद भी नहीं है कि विंग शायद कभी मिलेगा भी। वांगजी का दिल रखने के लिए ये लोग कभी भी वांगजी के आगे कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन इन्हें लगता है कि शायद जो भी इंसान विंग को लेके गया था उसने अब तक विंग को ज़िंदा नहीं छोड़ा होगा, बहुत पहले ही विंग को ख़त्म कर दिया होगा। इनके एजम्पशन है, लेकिन वांगची के लिए ये कड़विया घूंट पीना, ये कड़वी सच्चाई को मान लेना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। वो ज़िंदगी में मर सकता है, लेकिन ऐसी सच्चाई को कभी कबूल नहीं करेगा जहाँ पर कोई उसे ये कह दे कि उसका विंग मर गया है। आज वांगजी को एक उम्मीद लगी है, लेकिन उसका दिल उतना ही ज़्यादा काँप रहा है ये सोचकर कि अगर वो इंसान सच में विंग होगा तो क्या करेगा। वो बेहोशी की हालत में विंग 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 बोलता ही रहता है। चू वेनिंग भी बेहोशी की हालत में मोरन मोरन बोलता है, तो मोरन फटाफट से उसके पास जाता है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है शिजुन। उसकी आंखों से, मोरन की आंखों से आंसू बहने ही चाहते थे, लेकिन मोरन अपने आंसुओं को रोक लेता है। वो मन में सोचता है कि मैं अपनी कमज़ोरी नहीं दिखा सकता, मेरे शिजुन बीमार पड़े हैं और मैं इस तरह से ढीला नहीं पड़ सकता। यहाँ पर वो चू वेनिंग को कहता है, मैं आपके पास हूँ मास्टर, आपको कुछ नहीं हुआ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। चू वेनिंग का घाव देखकर उसको बहुत खून खोलता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करके चेहरे पे ज़बरदस्ती की स्माइल लाकर उसे ठीक करने के लिए बोलता है, मास्टर कोई बात नहीं, जो भी हुआ हम उसे पकड़ लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चू वेनिंग यहाँ पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मोरन तुम ठीक हो ना। चू वेनिंग को ऐसा लगा था जैसे उसे नहीं बल्कि मोरन को कुछ हुआ हो। यहाँ पर वो भी सपना देख रहा था, क्योंकि वो लोग दवाई के इतने ज़्यादा नशे में थे कि हकीकत और क्या चीज़ इमेजिनरी है उन्हें कुछ नहीं पता, इल्यूजनरी और ड्रीम में उन्हें कुछ भी नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पता, उन्हें रियल वर्ल्ड का भी नहीं पता। यहाँ पर मोरन बड़े प्यार से उसे पानी पीने के लिए कहता है और उसके बाद चू वेनिंग को सुला देता है। वो चू वेनिंग के माथे पे हल्के हल्के हाथों से थप्पी थप्पी करता है ताकि चू वेनिंग एक अच्छी नींद सो जाए। वो जानता था उसका मास्टर कितना दिन रात काम करता है, सिक्लूजन में रहता है, हर वक्त मेडिटेट करता है, कल्टिवेट करता है और लोगों के भले के लिए सोचता है। दिन रात वो सिर्फ बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चों के साथ कैसे रहना है, नए नए एक्सपेरिमेंट, माचा चीज़ों की बारे में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिसकी वजह से चू वेनिंग एग्जॉस्ट हो गया था।
इस बार चू वेनिंग इतनी जल्दी जाकर एक साइड में नहीं गिरता। अगर चू वेनिंग पिछले 1 महीने से सोया ही नहीं, और ये बात मोरन के अलावा किसी को नहीं पता। जब चू वेनिंग को वहाँ चुनने की बारी आई थी तो मोरन चाहता था कि वो यहाँ पर शिचन और चिरन से बोल दें कि यहाँ पर चू वेनिंग नहीं जा सकता, क्योंकि चू वेनिंग ऑलरेडी 1 महीने से नहीं सोया। वो नॉन स्टॉप काम करे जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। लेकिन फिर भी चू वेनिंग ने मोरन को कुछ भी बोलने नहीं दिया और आगे बढ़कर वांगची का साथ देने का सोचा, क्योंकि चू वेनिंग हमेशा से वांगची की जब स्पिरिचुअल कोर कम होती थी तो उसके मदद के लिए आता था। लेकिन चू वेनिंग को ये नहीं पता था कि 1 महीने का एग्जॉशन आज उसके लिए अजाब बन जाएगा और वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा। मोरन, जो कि अपने टीचर की ऐसी हालत देख रहा था, उसे एक फैकल्टी पे भी गुस्सा आ रहा था और उसे ये गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने चू वेनिंग की बात मान के चुप रहा। चू वेनिंग जो कि अपनी नींद में था, मोरन उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों से बड़े प्यार के साथ सहलाता है और कहता है, मास्टर मुझे माफ़ कर देना, इस बार मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया, पर मैं ऐसा मौका दोबारा कभी आने नहीं दूंगा। अब की बार अगर आप कभी एक्सॉस्ट हुए तो मैं आपको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं लेने दूंगा। यहाँ पर वांगजी भी नींद में विंग विंग कर रहा था तो चिरन और शिचन साथ आते हैं। शिचन अपने भाई का हाथ हाथों में ले लेता है। यहाँ पर से भागता हुआ जिंगी भी रोता हुआ आता है कि अंकल को क्या हुआ है फादर। यहाँ पर वो जिंगी, जो कि बहुत छोटा था, आकर अपने पिता की लैप पे बैठ जाता है। वो नॉन स्टॉप रो रहा था और बार बार अपने पिता से पूछ रहा था अंकल को क्या हुआ है। उसके नर्म गुलाबी जो गाल थे उन्हें पूछते हुए बड़े प्यार से शिचन कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे अंकल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, रोना बंद करो, रोते कमज़ोर लोग हैं और तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंकल को कुछ नहीं होगा, तुम जब तक हो तुम्हारे अंकल तुम्हें सारी शिक्षा दीक्षा भी देंगे और तुम्हारे साथ वक्त भी बिताएंगे। यहाँ पर वो रोते रोते कहता है, जिसने भी मेरे अंकल को इस तरह से बुरी तरह से इंजर्ड किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा, मैं उसे डिशुम करके मारूंगा। बच्चे की मासूमियत देखकर चिरन कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ये मत सोचो, तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाना और लवांगची ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है इसे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन हकीकत बात ये थी कि लवांगची की जो गोल्डन कोर थी उसे बहुत बुरी तरीके से उस पर आघात हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर लवांगची थोड़ी देर और लेट होता या उसका थोड़ा और ब्लड निकल चुका होता तो शायद उसे बचाना या उसकी स्पिरिचुअल कोर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। यहाँ पर जब विंग वापस से डीमन वर्ल्ड में पहुँचता है तो उसके सामने एक ही प्रश्न आता है कि क्या उसने उस इंसान को मार डाला। यहाँ पर विंग साइलेंट खड़ा होता है। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में कि विंग जब साइलेंट खड़ा है तो जवाब क्या देगा। क्या उसे युआन से दूर कर दिया जाएगा या नहीं। अगर उसे युआन से दूर कर दिया गया तो क्या वो जी पाएगा। आज उसने युआन के लिए वांगची तक को तलवार घोंप दी, और अगर उसने वांगची के सामने इतना बड़ा चीज़ कर दी और युआन भी उससे अलग हो जाए तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। क्या जब वो होश में आएगा तो उसे पता चलेगा उसने अपने ही पति पे वार किया था। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।